पाकिस्तान पार्टी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। हमेशा हमें वेदर बताते हैं अच्छा। आज हमारे साथ शो में मौजूद है। आज मुल्तान की टॉप स्टोरीज इनके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे एक तो पीपल्स पार्टी के हवाले से और थोड़ा सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि आजकल जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो कैसी जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें किस तरह अपना रोल प्ले कर सकती है, इस पे बात करेंगे। सर क्या हालचाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान, सब खैरियत है। एक तो सबसे पहले आपसे जानते हैं ना, इतने अरसे से आप माशाल्लाह साबिक एमपीए भी रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? नया साल भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो, नया साल रोही को भी मुबारक हो। पाकिस्तान, हाँ जी, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज जो दिन है ना, आज आप कहना भूल गए, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह का दिन है, जो इस तीसरी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर थे। और इन पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को एक बेआईनी पाकिस्तान को आइन दिया, और जो पाकिस्तान में लोग रहते थे उनके पास अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कार्ड नहीं था, उनको आईडी कार्ड प्रोवाइड किया। 1 मैन 1 वोट का उनको जो कंसेप्ट था उसे हकीकी मानों में हकीकी तस्वीर के तौर पर ला के लोगों को राइट दिया, बेघरों को घर दिए। और पाकिस्तान जब टूटा तो उस शख्स ने 93,000, इसमें फौजी भी थे और सिविल ब्यूरोक्रेसी भी थी, वो इंडिया की कैद से वापस लाए और तकरीबन नियर अबाउट मेरे ख्याल में 7,000 किलोमीटर रकबा वापस इंडिया से वापस लाए और पाकिस्तान को सबसे बड़ा एटमी पावर बनाकर जाने वाली वो शख्सियत की आज सालगिरह का दिन है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत आनर वाला दिन है कि आज हमारा कायद की पैदाइश का दिन है। बिल्कुल, वो जिंदा होते तो बिल्कुल। असल में अलमिया हमारे मुल्क के साथ ये कि आप कभी भी देखें ना, कायदम के बाद किसी बंदे को यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने दिया गया, इसलिए मुल्क आज थोड़ी सी परेशानियों में घिरा हुआ है। पाकिस्तान सही ट्रैक पर नहीं जा सका। अगर किसी को इंडिया में, अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया में आज तक डेमोक्रेसी को कभी डीरेल नहीं हुई, मगर पाकिस्तान में हर 10 साल बाद डेमोक्रेसी को डीरेल करके यहाँ पर आमरीत का एक नया पौधा लगाया गया और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए गए। इस वजह से पाकिस्तान आज बीमार हालत में है, जिसे दुरुस्त करने के लिए बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। और मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला से आज के दिन की निस्बत से कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तंदुरुस्त और तवाना कर दे, ताकि हम और आप उसमें रहते हुए खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन। बिल्कुल, इस टाइम जो हमारी सियासी मौजूदा सूरत हाल है उस पर तो हर बंदा जो है वो परेशान है, क्योंकि अफरा तफरी का एक आलम है इस टाइम। और जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनका तो बस मैं समझती हूँ कि अल्लाह ही हाफिज है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इस टाइम करना क्या है। असल में जो तजर्बागाह जिसको बनाया गया वो पाकिस्तान को बनाया गया, और जिन लोगों ने इसके ऊपर तजर्बे किए उन तजर्बों में जब रिजल्ट आया तो मुख्तलिफ आया। अगर आप इस चैनल के साथ अगर आपकी वाबस्तगी है तो अगर आप इसके खिलाफ अगर बोलना शुरू कर दें बाहर जाकर तो लोग यकीन करेंगे। और जो साबिक हुक्मरान जो रह चुका है वज़ीर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी साहब, अगर वो जाकर पाकिस्तान के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो लोग पाकिस्तान को उसी निगाह से देखना शुरू कर देंगे, ये उस सीट से उतर कर आया और इस मामलात को ज़्यादा बेहतर जानता है। मामलात ये है कि पाकिस्तान को हमने किस ट्रैक पर लेकर जाना है, पाकिस्तान को कौन लेकर जाएगा। देखिए, जब हमने यहाँ पर वही लोग थे जिनको हम चोर डाकू बेईमान कहते थे, वो जब आपके साथ मिल गए तो पाक हो गए, जो मेरे साथ रह गए वो चोर डाकू रह गए। अगर हमने पहले दिन से मेरे कायद ने कहा था, चेयरमैन बिलावल साहब ने, क्या ये मिसाके मईशत करते हैं, तो इमरान खान ने कहा मैं 1 मैन शो करूंगा। और 1 मैन शो में उसने क्या किया कि उसके दौर के अरस्तु, असद उमर, ये जितने भी इकट्ठे थे, इन लोगों ने पाकिस्तान को एक ट्रैक पे ले जाने के बजाय पाकिस्तान का जो कर्जा था वो 70 सालों में था 30,000 अरब, 27 से 30,000। जब ये पाकिस्तान छोड़ कर गए तो 52 से 55,000 अरब का पाकिस्तान कर्जाई, उसके ऊपर कर्जा था। तो अब आप देख लें, जब पाकिस्तान के ऊपर इतना बर्डन चढ़ जाएगा तो फिर आप पाकिस्तान में पब्लिक को क्या देंगे। और जो आज अपने मोहसिन के खिलाफ जिस तरह बातें कर रहा है और खुद वो एडमिट करता है कि हमें जनरल बाजवा ने ही हमारी तरफ सारा समंदर का रुख मोड़ा, हमने उसी समंदर में रहते हुए अयाशी की 4 साल पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया।
اور اگر پرفارمنس کرتے, کام کرتے تو آج پاکستان صحیح ٹریک پر ہوتا. مگر جنہوں نے صرف لوگوں کو پکڑنا, جھوٹے مقدمات, جیل اور تنگ کرنا, یہی وتیرہ جو ان کا شروع دن سے تھا وہی تھا. اور سیاست میں گالم گلوچ اور گھٹیا الفاظوں کا استعمال کر کے انہوں نے سیاست کو ایک ایسا غلیظ دھندا بنانے کی کوشش کی کہ جو خدمت کا کام تھا اسے ختم کر دیا, اور لوگوں کے ساتھ ناجائز طور پر رانا ثناء اللہ, میں اس کو اسپوک مین نہیں نون لیگ کا, اس کے اوپر 20 کلو چرچ ڈال دی, کسی کو گھر سے. وہ تو ابھی ہم موجودہ حکومت کی بات کریں تو اس میں انہوں نے بھی کوئی کسر تو نہیں چھوڑی. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ چلیں انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, پاکستان پیپلز پارٹی رہی اپنی حکومت میں, انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم نون لیگ کی بات کریں, یہ تو ان کے تو دور حکومت رہا ہے, پھر انہوں نے کیا ڈیلیور کیا جو آج تک ہمارا ملک ان چیزوں سے باہر ہی نہیں نکل سکا. ایک جو روٹی مکان کپڑا کا ایک جو نعرہ لگاتے رہے, آج تک ہم اسی میں گلجھے ہیں, اس سے باہر ہی نہیں نکل سکے. میں تفصیل سے آپ کو اس میں انٹرپشن کر رہا ہوں. پاکستان میں پہلا گورنمنٹ ذوالفقار علی بھٹو کی بنی جو پاکستان 2 لاکھ تو ہوا, اس سے پہلے ماشاء اللہ تھا ایوب کا ماشاء اللہ, یحییٰ کا ماشاء اللہ, اس کے بعد ضیاء کا ماشاء اللہ, پھر آپ کا مشرف کا ماشاء اللہ. آپ ان کو ملائیں تو یہ 35 سے 40 سال کا ٹائم بنتا ہے. 70 سال میں 30 سال ملے ہیں سیاستدانوں کو. آپ تمام 40 سال کا ملبہ سیاستدانوں پہ ڈالتے ہیں. کبھی آپ نے پوچھا کہ مشرف جب گیا تو مشرف نے کیا کیا, ضیاء نے کیا کیا, ایوب اور یحییٰ نے کیا کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ مختلف ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, وہی میری بات آ گئی, تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ سیاستدان, آپ نے بی بی کی گورنمنٹ آئی 2 سال نہیں چل سکی, نواز شریف کی گورنمنٹ آئی 2 سال نہیں چل سکی, کسی کا بھی ٹرینر پورا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں 2002 سے جب مشرف کا ماشاء اللہ تھا تو جمالی آیا, 4 سال 5 سال پورے نہیں کر سکا, شوکت عزیز آ گیا, شوکت عزیز کے بعد یوسف گیلانی صاحب آئے, 5 سال پورے نہیں کرنے دیے, انہیں جس انداز سے ہٹایا گیا. دیکھیں نا, یہ ہم ایکسپیریمنٹ تو کون کر رہے ہیں, پس پردہ جو لوگ بھی کر رہے تھے. اس کے بعد راجہ پرویز صاحب آئے, وہ اس کے بعد نواز شریف 5 سال نہیں کر سکا, شاہد خاقان عباسی آ گیا, عمران خان نہیں کر سکا. عمران خان کو تو اس لیے ہٹایا گیا کہ عمران خان تو اس ٹریک پر پہنچ چکا تھا کہ فوج جو لائی تھی وہ خود پریشان تھی, ہم کس بندے کو یہاں پر لائیں اور کسے بٹھایا, اور یہ کیا کر رہا ہے. لیکن اچھا چلے عمران خان صاحب کے اس میں چلے گئے, ہم لوگ پھر ابھی جو موجودہ ہے اس میں تو ہمارے ملک کی اس ٹائم معیشت کا جو حال ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب بھی مساق معیشت کرنا چاہیے, اور بیٹھ کے جو ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اور جو ان سے ریلیونٹ ہیں انہیں بٹھا کر ہمیں کچھ ٹائم کے لیے کچھ ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لے کر پاکستان کو جو ڈی ٹریک ہو چکا ہے اسے صحیح ٹریک پر لایا جائے, تاکہ ہم ہماری معیشت, ہمارا ملک کا جو سمت ہے, جو غلط جس کا تعین کیا جا رہا ہے, جو غلط اس کی ہم عکاسی کر رہے ہیں, اسے صحیح ٹریک پر لایا جائے, تاکہ اس ملک میں جو بد امنی, معاشی تباہی سے بچ کر ایک اچھے ٹریک پر جا کے ہم ملک کو اچھے منزل پر پہنچانے کی کوشش کر سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں, حسن سے جانتے ہیں. حسن, 2023 کو ویلکم. گزشتہ اگر ہم سال کی بات کریں تو اس میں کرائم کی کیا ریشو رہی, کیا ریکارڈ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. میں خاکسار انسان ہوں, اس قابل نہیں ہوں. اور باقی اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے نا, گزشتہ سال ملتانیوں کے لیے کافی زیادہ بھاری تھا کرائم اور جرائم کے حوالے سے. اگر ہم دیکھیں نا معاملہ کہ گزشتہ سال کرائم کی کیا ریشو رہی ہے, تو ایک اگر ہم ریشو نکالیں کرائم کی, ہر دن پر ڈیوائیڈ کریں تو 55 سے ابو وارداتیں ایک دن میں ہوئی ہیں ملتانیوں کے ساتھ. یعنی ایک دن میں 24 گھنٹوں کے دوران ملتانیوں کے ساتھ 55 سے زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں, جس سے اگر آپ ایک صرف سپوز کر لیتے ہیں, ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, 55 سے زیادہ لوگ اپنے موبائل فون, اپنی نقدی, موٹر سائیکل, گاڑی اور اس کے علاوہ باقی چیزیں علیحدہ ہیں, انگوٹھی, گھڑی, زیور, یہ تمام چیزیں ایک علیحدہ ہیں. تو 55 لوگ ایک دن میں شکار ہوئے ہیں. پورے سال کا اگر کرائم کا ڈیٹا دیکھا جائے نا تو پورے سال تقریباً 19,000 سے زائد 19,800 اور تقریباً اگر ایگزیکٹ فگر ہے 19,831 وارداتیں ہوئی ہیں ٹوٹل جو مقدمات درج ہوئے ہیں. اگر قتل کی بات کی جائے تو قتل کے 135 مقدمات درج ہوئے ہیں, اور جس میں سے 42 تو ٹریس ہی نہیں ہو سکے. یعنی اگر 135 لوگ قتل ہوئے ہیں یا 135 مقدمات درج ہوئے ہیں, اس میں سے 42 تو ٹریس ہی نہیں ہو سکے, اور جو باقی ٹریس ہوئے ہیں, جو لوگ قانون کے شکنجے میں آئے ہیں, جو پھانسی تک یا سزا تک یا جہاں تک بھی گئے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن 42 تو ٹریس ہی نہیں ہوئے. اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے گزشتہ سال جو رہا ہے کرائم کی شرح, وہ تقریباً 1.5 ارب سے زائد لوگ جو ہیں نا, 1.5 ارب سے زائد مالیت کا سامان جو ہے وہ لوگ کھو کے بیٹھے ہیں. اور صرف پولیس نے جو ٹریس کی ہے وہ تقریباً 6.5 کروڑ
کہ قریب قریب پولیس نے ٹریس کر کے اور لوگوں کے حوالے کیا ہے۔ اب یہاں پر سوال جو پیدا ہوتا ہے نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈولفن فورس بھی ہے، ایلیٹ فورس بھی ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ اب نئے سی پی او صاحب جو آئے ہیں وہ تقریباً آلموسٹ روز ہی ملتان میں جنرل ہولڈ اپ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جنرل ہولڈ اپ یہ ہوتا ہے کہ تمام تھانوں کی ڈولفن اور جتنی بھی ہماری پولیس ادارے ہیں نا وہ سارے سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں، ناکہ بندی کی جاتی ہے، ہر آنے جانے والے کو چیک کیا جاتا ہے، یعنی منشیات فروش ہے، کوئی کسی کے پاس ناجائز اسلحہ ہے یا کچھ بھی ہے، ان لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ مگر اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جرائم کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے آخر؟ اچھا، یہاں پر تو پھر یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی بھی شکایت کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے شہریوں کو پریشان کیا جاتا ہے جن کا ان سے کوئی بھی اس طرح کا لین دین نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ روک لیا جاتا ہے بلا وجہ، لیکن جو جن کا جرائم سے تعلق ہے وہ لوگ تو ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ قانون جو ہے نا وہ اس جالے کی طرح سے ہے جہاں پر چھوٹے جو مکوڑے ہوتے ہیں وہ تو پھنس جاتے ہیں، جب وہاں سے ہاتھی گزرتا ہے تو وہ مکڑی کو بھی روند کے چلا جاتا ہے اور اس جالے کو بھی توڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اب تو ہمارا تو معاملہ کچھ اسی طرح کا تو ہمارا معاملہ تو کچھ اسی طرح کا یہ ہے کہ قانون کے اندر وہ بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں، وہ بیچارہ شریف بندہ آ جاتا ہے جس نے ہیلمٹ نہیں کیا ہوا، وہ بیچارہ شریف بندہ آ جاتا ہے جس کے پاس کاپی نہیں ہے، وہ بیچارہ شریف بندہ آ جاتا ہے جو شکل سے لگتا ہے جس نے پچھلے 3 دن سے داڑھی نہیں بنوائی ہوئی، اسے روک کے اسے کہتے ہیں کہ تو سب سے پہلے شاید اسی پہ ہی کچھ ہوگا، تو ہی تھا، تو ہی ہمیں مطلوب تھا، تو قتل کی واردات میں بھی تو مطلوب تھا، چوری کی واردات میں بھی تو ہی مطلوب تھا، تو آ جانا۔ تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک امید تو ظاہر کرنی چاہیے، اللہ کی ذات کرم کرے انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ تو وہ چیزیں ایک گزشتہ سال کا ریکارڈ تھا، لیکن یہ ہے کہ نیا سال، نئی امید، نیا سورج، نئی کرن، تو اس کے ساتھ ہم نئی امید یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ نئے سی پی او صاحب جو آئے ہیں وہ انشاءاللہ کچھ بہتری کریں گے۔ اب تو بڑی اچھی ایک چیز ہے کہ اب تو جتنے بھی افسران آ رہے ہیں وہ سارے سی ایس ایس کر کے آ رہے ہیں، پی ایم ایس کر کے آ رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، آگے نوجوان لوگ آ رہے ہیں، تو یہ امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ جب نوجوان آئیں گے تو وہ انشاءاللہ ملک کو بھی اور ہمارے علاقے اسپیشلی جنوبی پنجاب کو کافی آگے لے کر جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اب نئے لوگوں کو چانس ہمیشہ ملنا چاہیے۔ بہت سے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر سیاست پہ بھی ہم بات کریں تو سر ویسے سیاست پہ بھی نئے لوگوں کو آنا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل آنا چاہیے۔ دیکھیں جو لوگ 50 سال سے یہاں پر ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے، مگر ایک بہت بڑا المیہ ہے یہاں پر وراثتی سیاست بہت زیادہ چلتی ہے۔ اب جیسے دیکھ لیں کہ جو بھی طاقتور بندہ ایم این اے بنتا ہے وہ کہتا ہے میرا بیٹا بنے، میرا بھائی بنے میرے بعد، تو انہی گھرانوں میں آج تک وہ دیے جل رہے ہیں۔ کسی عام بندے کو یہاں پر اوپر آنا بہت مشکل ہے، اور جس کلاس سے میں نکل کر آیا ہوں اس کلاس سے نکلنا بہت 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 مشکل ہے، ان لوگوں سے ٹکرانا۔ یہ لوگ سرمایہ میں بھی طاقتور ہیں، یہ روٹس میں بھی طاقتور ہیں، یہ ہر معاملے میں بہت طاقتور ہے۔ اچھا سر، ویسے ایسا ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں اگر آپ نے آنا ہے تو آپ کے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ اصل میں الیکشن کمرشلائز ہو گئے، آپ کا الیکشن ڈے کا خرچہ 2-2.5 کروڑ روپے صرف الیکشن ڈے کا خرچہ ہے، اور عام آدمی جو سفید پوش یا میڈیاکر اگر کچھ پبلک کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں جائے اور الیکشن کو مینج کر سکے۔ صرف الیکشن مینج بھی نہیں کر سکتا تو الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے نا، اس کا پورا 3-4 مہینے کا پورا ایکسرسائز، اور جو سرمایہ دار ہے اس نے یہاں پر الیکشن کو کمرشلائز کر دیا ہے، اور پبلسٹی بھی مہنگی ہو گئی ہے، تمام چیزیں اور کنوینس وغیرہ، تو ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے آپ کو جہاد کرنا پڑتا ہے طاقتور لوگوں کے خلاف، اور علم بغاوت اٹھا کے لے کر نکلنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو باقی بھی میرا چھوٹا بھائی ایک میرا بھانجا جی کہہ رہا تھا ملک صاحب، تو کرائم کی بات یہ ہے جب آپ کسی چیز کو اپنا ترہ امتیاز بنا لیں گے تو پھر آپ کہیں گے وہ چیزیں درست ہو جائیں، تو نہیں ہو سکتی۔ آپ کا ترہ امتیاز رشوت ہے۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چل جائیں، چاہے آپ کے پاس نائب قاصد سے لے کر آپ چیف سیکرٹری تک پہنچ جائیں، ہر بندے سے رشوت دی جاتی ہے۔ میں ناظم تھا تو یونین کونسل کا، تو میں نے اپنے سپروائزر کو کہا کہ تو نے آج کے بعد سینیٹیشن کے جتنے ملازمین ہیں ان سے تو نے رشوت نہیں لینی، تو میں نے اسے بڑا اسٹرکٹلی اسے کہہ دیا کہ میں نے اگر رشوت مجھے شکایت ملی تو اس نے کہا جی آپ خود اپنے ہاتھوں سے تنخواہ چلوا دیں۔ میرا سیکرٹری یونین کونسل تھا، میں نے ساتھ بٹھایا تو اس نے تنخواہ چلا دی۔ 2 دن بعد میرے پاس آیا، کہنے لگا جی میں تو نہیں لیے، لوگ پیسے اب گھر دے گئے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ کہ ہمارا رشوت دینا بھی ہم مطمئن نہیں ہے، تو وہ سپروائزر بڑا خوف زدہ بھی تھا۔ میں نے کہا تمہارا اپنا
اب بندہ یہ بتائے کہ آپ کے رجسٹری برانچ میں جائیں تو شریعام پیسے لگتے ہیں، پٹواری کے پاس جائیں تو شریعام پیسے مانگتے ہیں. سر لوگ شارٹ کٹ کی طرف زیادہ جانا پسند کہ اگر انہوں نے ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، ایک رولز ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے. لیکن جو ہم بات کرتے ہیں اداروں کی، وہ کبھی اس رول پہ کبھی پورا اترے بھی نہیں. تو لوگ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پھر شارٹ کٹ ڈھونڈا جائے جہاں پر ان کو آسانی سے، یا چاہے آپ کو پیسے دے کر یا کسی کی آپ سفارش لے کر جائیں تو آپ کا کام وہ جلدی بھی ہو جائے گا اور آسانی سے بھی ہو جائے گا. سفارش سے کام نہیں ہوتا. جو میری پرسنل اسیسمنٹ ہے یہاں پر بہت تگڑی یا بہت ہی کوئی اسٹرانگ قسم کی آپ کی سفارش ہو تو لوگ اپنا کام نہیں کروا بھی لیتے ہیں. میں ریسنٹلی میرے پاس ایک دوست آیا، میں رپورٹ نہیں کرتا یہاں پر، تو اس نے کہا جی میرا فلاں کام ہے، یہ آپ گیلانی صاحب سے کلوا دیں. میں نے گیلانی صاحب سے کلوا دیا تو وہ کمشنر کے پاس کام تھا تو کام نہیں ہوا، تو اس نے کہا جی کسی اور سے کلوا دیں. میں نے کسی اور سے بھی کلوا دیا. تو قدرتی لکیلی ہم بیٹھے تو ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا یار تم اتنی سفارشیں کرا رہے ہو، میں بندہ ملواتا ہوں کل کام ہو جائے گا. اچھا وہ چلا گیا. وہ میرے پاس کوئی دن نہ آیا تو موڈ اس کا بنا ہوا تھا. میں نے پوچھا کیا کرے بھائی صاحب، آپ نے اتنی سفارشیں کریں کام نہیں، میں 1 لاکھ روپے دیا، میرا کام ہو گیا، میں کیا کروں. سر میں وہی کہہ رہی ہوں نا، لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس ہمارا کام ہو جائے. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، ٹوڈیز ویدر. علیشبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علیشبہ سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل آسما، اگر موسم کی بات کی جائے تو شہر اولیا آج سردی کی لپیٹ میں ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ موسم تو سردی کی لپیٹ میں ہے مگر دھند میں خاصی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو موٹر وے ہے وہ کھلی ہوئی ہے. اگر چھٹیاں 3-4 ہی رہ گئی ہیں بچوں کی، اگر کہیں باہر جانا سفر کرنے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کی جائے تو آج ہوا میں نمی کا تناسب 92% تک ہے. اسی طرح ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 161 ہے. ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آلودہ ترین جو پاکستان کے شہر ہیں اس میں ملتان کا آج 7واں نمبر ہے، کیونکہ آج سردی تو ہے، دھند میں کمی ہے مگر یہ خشک سردی ہے. تو خشک سردی میں طبی ماہرین کے مطابق اپنا خیال رکھنا خاصا ضروری ہے. ماسک کا استعمال کریں اور ٹھنڈی چیزیں اور کھٹی چیزیں کھانے سے جو ہے پرہیز کریں، کیونکہ سردی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت دل کرتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کا، میری طرح، مگر آپ لوگوں نے نہیں کھانی اگر اپنی طبیعت کا خیال رکھنا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے 24 گھنٹوں میں بارش کا تاحال کوئی امکان نہیں ہے، اور جو سردی ہے، سردی کی شدت میں شام گئے تک مزید اضافے کا امکان ضرور ہے. جی بہت شکریہ علیشبہ. اور کھٹی میٹھی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اسپیشلی یہاں پر چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیاں ہوں، گول گپے تو لازمی جو ہے یہاں پر کھائے جاتے ہیں بڑے شوق سے. رات کو اسپیشلی فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں گول گپے کھانے کے لیے. اس میں صحت کے لیے بھی اچھے کہ ضروری ہے کہ اچھی صحت بھی بڑی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں. بہت شکریہ علیشبہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم بات کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے، سر آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی الیکشنز میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جو میری سوچ ہے، جو میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے، اس کے بعد الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر ہو. جس کو بھی گورنمنٹ ملے وہ آئے اس ملک اس قوم کی خدمت کرے اور اس انداز سے کرے کہ اس چیز سے بالا ہو کے کہ میں نے ذاتی انتقام لینا ہے اور پاکستان کو بنانا ہے. پاکستان کو بنانے کی سوچ کے ساتھ اگر آپ آئیں گے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں. یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا، اسے کبھی کچھ نہیں ہوتا اور نہ کبھی کچھ ہوگا، مگر کچھ ہماری اپنی غلطی کوتاہی ہیں جنہیں ہم ایڈمٹ نہیں کرتے. ہم اپنا الزام دوسروں پر تھوپتے ہیں اور دوسروں کا الزام پھر تیسرے پر تھوپ دیتے ہیں. کیونکہ کچھ عرصے سے یہی رہا، صرف ہم سیاست پہ اگر بات کریں تو جسٹ بلیمنگ گیم ہی چلتی رہی ہے. مطلب جس نے جو آیا اس نے یہی بات کی کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اور بہت ہی برے طریقے سے اور بہت ہی برے الفاظوں کے ساتھ اس کو بولا گیا. دیکھیں، الفاظ کا چناؤ اگر خوبصورت ہو تو بندے کا اپنا کردار بھی اچھا، اس کا ایک اچھا سکیچ بنتا ہے. یہاں پر ایک ٹرینڈ بن گیا ٹی وی پہ بیٹھ کر ٹاک شو میں رف لینگویج یوز کر کے. وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک مجھے بڑے غور سے سن رہی ہے اور میں پبلک میں زیادہ فیم میرا بڑھ رہا ہے، تو یہ نامناسب ہے. تو
बाकी जो इलेक्शन है, इलेक्शन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को जब गवर्नमेंट से हटाया गया तो वो बाई फोर्स नहीं हटाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। प्रॉपर इमरान खान को मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के बजाय वेट करना चाहिए और इंतज़ार करें, टाइम पूरा होने पे आप इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन में आप जाएंगे तो अगर पब्लिक आपको पसंद करेगी तो आपको वोट दे देगी, अगर किसी और को पसंद करेगी तो उसे वोट दे देगी। तो मैं ये समझता हूँ ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि बंदा जमहूरी अंदाज से किसी को हटाता है और जमहूरी अंदाज से कोई आगे आए। तो जिस अंदाज से 2018 का इलेक्शन हुआ, तो मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे इलेक्शन पाकिस्तान में ना हो, ताकि जिन लोगों को पब्लिक वोट देती है तो उनके वोट नहीं निकलते, जिनको नहीं देती उनके वोट निकल आते हैं। तो और मुल्तान की तारीख के 2 इलेक्शन मुझे बड़े कमाल हैं, जो मैं एक जो 18 में हुआ वो था 156 शामूद कुरैशी साहब का, दूसरा था NA 155 वो अहमद डोगर का। 2 अजीब इलेक्शन थे, एक की काउंटिंग नहीं हुई अभी तो 8:30 बजे शामूद कुरैशी को अनाउंस कर दिया गया, अभी लोग रिजल्ट कंपाइल कर रहे थे तो आप जीत गए हैं। तो लोगों ने फोन किया, जो प्रेसिडेंट बैठे थे, उन्होंने कहा तो हम तो रिजल्ट बना रहे हैं, उन्होंने कहा रिजल्ट तो अनाउंस हो गया। दूसरा जो 95,000 पे जिसे अनाउंस किया गया, RTS बैठने के बावजूद भी उसकी काउंटिंग जारी रही। जब सुबह रिजल्ट आया तो वो 1,30,000 पर पहुंचा हुआ था। तो इस तरह के अगर इलेक्शन होंगे तो फिर पब्लिक अपने वोट पर यकीन नहीं रखेगी, ना डेमोक्रेसी पे यकीन रखेगी। अच्छा, जमहूरियत पे हम लाजमी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी जमहूरियत की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आज बर्थडे भी है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि सबसे पहले उन्होंने बात ही जमहूरियत की थी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उनका जो एक सियासी मंशूर था। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जिस बात पे ज़्यादा मुझे मन से मोहब्बत करता हूँ, उस दौर में, जिस दौर में यहाँ पर जो स्कूल्स कॉलेज थे, ये उमरा के स्कूल और कॉलेज थे, जिस तरह आज ब्लूमफील्ड, LGS, मुल्तान पब्लिक बन गया, तो ये स्कूल मुस्लिम स्कूल, कम्प्रीहेंसिव, अलमदार कॉलेज विलेज, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इक़्तिदार संभाला तो तमाम एजुकेशन जितने भी रेलिवेंट थे उनको नेशनलाइज कर दिया और गरीब के लिए दरवाजे खोल दिए। जिसमें मैं भी स्टार्ट के स्कूल में पढ़ा, दूसरे पढ़े, हमने 10 पैसे 4 ने फीस भर के, तो हमें जब पढ़े तो उसी स्कूलों से पढ़ के यहाँ से AC भी निकले, कमिश्नर भी निकले, यहाँ पर जज भी निकले, मजिस्ट्रेट भी निकले, वकील भी निकले, डॉक्टर भी निकले, प्रोफेसर भी निकले। तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था। और जहाँ पर लोगों को रोटी और कपड़ा मकान का नारा था, तो आप बिलीव करें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी अफरादी कुव्वत को पाकिस्तान से बाहर भेजा। अब डेरा गाजी खां, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, जिन शहरों में भी जाएंगे तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर के गए हैं, आज लोग वहाँ पर करोड़ों पति नहीं बल्कि अरबपति के हिसाब से वो काउंट होते हैं, लोगों में शुमार होता है उनका। ऐसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आपको बेआईने पाकिस्तान को आइन दे दिया, आपको एटमी ताकत बना दी। और इवन के स्टूडेंट जो नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें प्राइमरी से देकर मैट्रिक तक तालीम और उनके साथ तमाम फैसिलिटीज उनको फ्री दे दी, फ्री ऑफ कास्ट। तो उनके बहुत से कारनामे अगर गिनवाने बैठे तो बंदा सुबह से लेकर शाम हो सकती है, मगर उनके कारनामे, वो 5 से 7 साल का टाइम पीरियड था जिसमें उसने पाकिस्तान को एक सही ट्रैक पे खड़ा कर दिया। मगर जैसे ही वो किसी सही ट्रैक पे पाकिस्तान पहुंचा तो हमारे लोगों ने, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा कि मिर्जाइयों को अक़लियत करार दे दिया था, तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा था गाजी अलमदीन शहीद के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। मगर हमने उसे हैंग कर दिया, हमने उससे इंतकाम लिया कि इसने पाकिस्तान की खिदमत क्यों की है। उसके बाद उसकी बेटी ने अपने बाप के साथ रहते हुए उसे कैदो बंद में भी रखा गया, जिलावतन भी किया गया, मगर उसने भी पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी। आखिरकार उसे भी इस दुनिया से नक्शे से हटाने के लिए उसे बम धमाके में शहीद करा दिया गया। ये तो इस खानदान की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, हम मानते हैं। और आज उस बंदे का हम दिन मना रहे हैं जिस बंदे ने पाकिस्तान के लिए और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। और जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा, ये कादियानियों वाला। तो पाकिस्तान को आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे लीडर की जरूरत है, मगर 70 साल में हम भुट्टो जैसा कोई लीडर पैदा नहीं कर सके, बीबी जैसा हमने कोई लीडर पैदा नहीं कर सके। यही चीज है कि ये करबला के सही मुजाविर हैं। इन्होंने करबला से जो दर्द सीखा था वफा का, उन्होंने इस धरती के साथ वफा करते हुए अपना आप को तो कुर्बान कर दिया, मगर पाकिस्तान के साथ कभी उसके ऊपर आंच नहीं आंदी। आज उनका बेटा, बीबी का बेटा बिलावल भुट्टो, उनका आलम लेके पाकिस्तान में गरीब की जंग लड़ रहा है।
आप देखें तमाम ताकतें सिंध के ऊपर हमला आवर हुई, मगर बिलावल को शिकस्त नहीं दे सकी। मगर यहाँ पर हमारा रास्ता रोका गया, हमें धमाके किए गए, हमारे ऊपर जिस अंदाज के ऊपर बैन तंजीमों ने हमारे पे हमें टार्चर किया, हमारे ऊपर कुछ तो खून के हालात बनाए गए, मगर कभी भी हम ना घबराए हैं ना घबराएंगे, क्योंकि फ़लसफ़ा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यही है कि जालिम के सामने जिस तरह मौला हुसैन डट गए थे, तो फॉलोअर हैं करबला के, तो हम भी उनके फॉलोअर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कभी कुछ नहीं होगा, और इन जैसा लीडर अल्लाह पाकिस्तान को फिर दे, ताकि पाकिस्तान फिर ताकतवर बन सके। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा हसन, आप क्या कहना चाहोगे इस दिन के हवाले से? ऐसे ही है बिल्कुल। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की अगर बात की जाए ना, तो मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे घर ना एक देग पकाने वाला बंदा आता है, तो ऐसे गपशप होने लगी, तो कहने लगा कि यार आपने ना सियासत का देखा ही क्या है, आपने तो वो लीडरान ही नहीं देखे जो हमने देखे हैं। मुझे भी थोड़ा सा इश्तियाक हुआ, मैंने कहा आपने कौन से लीडरान देखे हैं जो हम नहीं देख सके? कहने लगा एक दिन ना मैं लकड़ियाँ अपनी बांध रहा था, सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, और एक गाड़ी पर बंदा रुकता है और मेरे साथ आकर बैठ जाता है। मुझे कहता है कि यार क्या आपकी मजदूरी है, क्या हालात वाक़यात हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? तो मैंने उसे बताया कि मैं देगें पकाता हूँ। स्टार्टिंग से उनका काम देगें पकाने वाला ही था। मैं देगें पकाता हूँ, इस तरह से गुजर बसर करता हूँ। अच्छा, वो मुझे अपनी जेब से सिगरेट निकाल के मुझे कहते हैं ले तू भी पी, मैं भी पीता हूँ। गपशप करने के बाद, उस टाइम इतना दौर नहीं था किस चीज़ का, सोशल मीडिया का, मोबाइल फ़ोन्स का, सब कुछ। तो कहते हैं गपशप करने के दौरान ना उसने मुझे अपना कार्ड दिया, मुझे कार्ड देख कहते हैं मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, मैं वो बंदा हूँ जो तेरा दर्द रखने वाला हूँ, मैं वो बंदा हूँ जिसका पता है कि अवामी बंदा कौन होगा, अवाम का मसला क्या है, और मैंने उस मसले को किस तरह से हल करना है। इसी तरह से ये तो वाकया हो गया। वो आज भी वो कहता था, वो जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो कहने लगा कि यार ये छोड़ें आप, मुझे कोई बंदा नहीं हटा सकता, मैं आज भी उस बंदे की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देता हूं। कहते छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, मुल्क के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मेरा इस चीज से तुक नहीं है। मेरा इस चीज से तुक है एक बंदा जो मेरे पास आकर मेरे साथ रुककर जो मुझे कहता है कि यार जो तेरा दर्द है वही मेरा दर्द है, जो तुझे कभी मसला हो तू मेरे पास आएगा, मेरे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले होंगे। इससे बढ़कर और क्या बात है। एक ये हो गई बात। दूसरी बात ये, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मरतबा ना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब किसी जलसे में तकरीर वगैरह कर रहे थे और उनका बेटा भी उसी जलसे में मौजूद था। सर्दियों की बात है और बारिश होने लग गई, बेटा उठकर और एक वो साए में जहां बारिश नहीं आ रही थी उस जगह पर आ गया। तो मजमा कहता है कि हम गवाह हैं इस चीज के, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ना पूरे मजमे के सामने कहा, क्या तू इस अवाम से बढ़कर है कि अवाम तो सर्दी में बारिश झेले और तू सर्दी से उठ के यहाँ पर आ जाए? नहीं, तू भी यहाँ से उठ के अवाम के साथ बैठेगा ताकि तुझे भी पता चले कि अवाम का दर्द क्या है, हमें भी पता चले कि हम अगर एक शाही जिंदगी गुजार रहे हैं तो गरीब बंदा गुर्बत में अपनी गुर्बत की जिंदगी किस तरह से गुजारता है। तो ये तमाम चीजें हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखी, सुनी है, पढ़ी हैं। तो ये, लेकिन एक चीज आज वाजे होती है कि अगर वो लीडर आज भी जिंदा होते तो शायद हमारा मुल्क किसी और सिमत की तरफ जा रहा होता। गरीब इस तरह से ना पिस रहे होते, गरीब इस तरह से कतन ना पिस रहे होते कि सरकारी आटे के पीछे लोग कितनी लंबी लाइनें बनाकर खड़े होते हैं। हाँ। सरकारी आटे के पीछे, परसों की बात है, सरकारी आटा मैं कवरेज करने गया हुआ था, तो आप यकीन करेंगी आसमा, लिटरली लोग ना हाथापाई कर रहे थे वहां पर, शनाख्ती कार्ड हाथ में उठाकर, और सरकारी आटा लेने के लिए ना 650 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला है, और लोग वहां पर रो रहे थे, पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, टूटी हुई टांगों के साथ लोग बैठे हुए थे कि यार चलो कोई ऐसी बात नहीं है, लाइन ही है ना, हम कुछ देर के बाद घर में भी बैठना, यहाँ पर भी बैठना, क्यों ना हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, घसीटते 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 जब हमारी बारी आएगी 10 किलो का आटे का थैला मिल ही जाएगा। 10 किलो आटे का थैला लेने के लिए टूटी हुई टांग के साथ जो बंदा लाइन में लगकर बैठा है, आप खुद देखें कि हम इस टाइम एक मिनट के लिए हम खुद अपना गिरमान झांक के देख लें कि हमारी स्टैंडिंग क्या है, हम लोग किस सिमत में जा रहे हैं। यानी दालों कर छोड़ दें, किसी एक चीज को तो हम उठा ही नहीं सकते ना। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देख लें अपने मुल्क का, अपने साउथ पंजाब का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का हम देख लें,
ایک سڑک ٹوٹتی ہے تو 6-6 سال تو وہ سڑک ہی نہیں بنتی. وہاں سے لوگ اپنی دکانیں شفٹ کر جاتے ہیں کہ بھائی جان ہماری بس ہو گئی ہے, ہم انہی گٹروں میں 6-6 مرتبہ گر چکے ہیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, ہماری زندگی بچی ہوئی ہے, نہیں تو حکمرانوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں مارنے کے لیے یا ہمیں مروانے کے لیے. تو یہ واقعی اس طرح کی ہماری بہت ساری چیزیں ہیں نا, کیونکہ ایک تو ہماری سیاسی صورتحال, پھر اس کے بعد جو ہمارے عوام میں مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اچھا, جس طرح ہم جب بات کریں تھے نا کہ یہ ایک نعرہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگایا, روٹی کپڑا اور مکان, آج تک اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ سندھ میں چلے جائیں, آج سندھ والے بھی اس حوالے سے ہوتے ہیں, وہ شکایت یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو, دیکھیں میں جو میں نے جہاں تک میں جانتا ہوں, جہاں تک میں نے جب تک وہ زندہ تھے لوگ ان کے ساتھ بھی تھے. میں بتاتا ہوں, آج بھی 5 مرلہ 7 مرلہ اسکیم, آج بھی بوسن روڈ پہ چل جائیں, لوگوں کے گھر ذوالفقار علی بھٹو دے کر گیا, بی دے کر گئی, لوگوں کو بنے بنائے گھر بھی دے کر گئی. اور اس دور میں جو زمیندار تھا اس کو جہاں جس کی زمینیں زیادہ تھیں تو ایک نعرہ لگا تھا, تو اس میں جو بھی لوگ وہاں پر رہتے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں مالکانہ حقوق دے دیے تھے. روٹی کپڑا بھی آ گیا اور مکان بھی آ گیا. روزگار کیا دیا کہ یہاں سے افرادی قوت کو باہر لے گئے. آپ کے پاس جو اربوں جو سعودی سے لے کر کویت تک اور یورپ میں آپ کے بندوں کو روزگار کے مواقع دیے, گرین پاسپورٹ کی عزت کرا کے وہ لوگ آج بھی وہاں پر سیٹل ہو چکے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے گئے ہیں. تو اس نعرے کو بہت مضبوطی کے ساتھ آگے چلایا. اب جو ریسنٹ جو بی کی شادی کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ آج بھی ان لوگوں کو مل رہا ہے جو لوگ اس کے صحیح حقدار ہیں, جس کا سروے انٹرنیشنل تنظیموں نے آ کے جس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. مگر یہاں پر جو سابقہ ادوار کو ہم دیکھیں اور موجودہ ادوار میں دیکھیں جو ایک گزر گیا, ہم نے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے تھا, ہم نے سیکھا نہیں ہے. اب ہم اسی چیز کو جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو احساس میں کنورٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام, تو یہ آپ کا پروگرام نہیں تھا. اگر صحت کارڈ شہباز شریف دے گا تو آپ نے صحت کارڈ اپنے نام سے منسوخ کرنے کی کوشش کی. جو اچھا کام ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹھیک ہے لوگوں کو دے رہے ہیں, مگر میں سب سے بڑی میری اپنی ذاتی خواہش ہے لوگوں کو اس انداز سے دینے کے بجائے ان کو روزگار کے مواقع دینے چاہیے, انہیں بزنس کے مواقع دینے چاہیے. اس طرح لوگوں کو عادت بھی پڑ گئی, صرف اسی انتظار میں رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں خواتین کو اسپیشلی, آپ جب بھی گزریں تو آپ کو اتنی لائنیں نظر آئیں گی, اور اللہ معافی دے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہاتھا پائی اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح تعلیمی اداروں میں, آپ سے حسن جاننا چاہوں گی, تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں نا اسٹوڈنٹس کو گرو کرنے کے لیے ایک بیسک فیکٹر ہے. جتنے بھی ہم پالیٹیشین دیکھتے ہیں جو آج ہمیں لیڈ کر رہے ہیں وہ تمام اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے نکل کر آئے ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین اس انداز میں کیا جائے کہ تنظیمیں جب بنائی جاتی ہیں نا تو وہ لڑائی جھگڑے کے لیے نہ بنائی جائیں, بلکہ وہ اس لیے بنائی جائیں کہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کیا ہیں. وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی فیس پے نہیں کر سکتے, اسٹوڈنٹ تنظیم مل کر ان کے لیے کوئی ایک فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کر دے, یا اسٹوڈنٹس تنظیم میں جتنے لوگ ہیں وہ ان کی فیس بھر دے. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک یونٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے کے لیے یونٹ اناؤنس ہو, بالکل نہیں, ایسا قطعاً نہ ہو. اس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو گرو کیا جائے کہ یہاں سے جب اسٹوڈنٹ اپنی ہی کلاس کو لیڈ کرنا سٹارٹ کرے گا تو وہ آگے جا کر بہترین لیڈر ثابت ہوگا. ہم اگر یونیورسٹی کی ایگزامپل لیں, یونیورسٹی میں کتنے مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کے, تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, تنظیمیں فعال بھی ہیں, لیکن لڑائی جھگڑے کی حد تک, لڑائی جھگڑے کی حد تک تنظیموں کا فعال ہونا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تنظیموں کا فعال ہونا اس ٹائم ہمارے لیے فائدہ مند ہے جب اسٹوڈنٹس ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جائیں اور وہ کہیں کہ ہم آپ کے مسئلوں کے حل کے لیے کھڑے ہیں. ہم جا کر دروازے بجا کر میزیں اٹھا کر ہم آپ کا مسئلہ حل کروائیں گے. اس ٹائم اسٹوڈنٹ تنظیمیں جو ہیں اس ٹائم فائدہ مند ہوں گی. تو یہ آج اگر ہم یونیورسٹی میں چلے جائیں, اگر ہم اپنی BZU کی ایگزامپل لے لیں
تو یہاں پر لڑائی جھگڑے کی حد تک تو تنظیمیں فعال ہیں، ان کا ہمیں فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس ٹائم ہوگا کہ روٹ کے لیے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں شٹلز پر چڑھنے کے لیے. وہ اس چیز کا مطالبہ کیا جائے کہ شٹلز کی تعداد بڑھائی جائے. گرمیوں میں اتنی شدت کے ساتھ گرمی ہوتی ہے، میں خود اس چیز کا وٹنس ہوں کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا وہاں پر درخت نہیں ہے 0 پوائنٹ پر، تو اس چیز کا مطالبہ کیا جائے کہ ہر ممبر جو ہے وہ ایک نیم کا درخت لے آئے اور 2 وہاں پر مالی جو ہیں اس چیز کی ذمہ داری دے دی جائے کہ یہ نیم کا درخت جو ہے یہ آپ نے اس کی پروان کروانی ہے. بقائن کے درخت لگا دیے جائیں. اسی طرح سے سٹوڈنٹس گرمیوں میں سردیوں میں کھڑے رہتے ہیں انتظار کے لیے، وہاں پر بینچز نہیں ہیں کوئی بھی. اس طرح کے معاملات کو جب ہم اجاگر کریں گے نا تو سٹوڈنٹ تنظیمیں اس ٹائم فعال ہوں گی، اس ٹائم ورکنگ صحیح کریں گی. چھوٹے چھوٹے مسائلوں کو، چھوٹے چھوٹے مسائل، وہ مسئلے آپ سب چھوڑ دیں. بڑی سمپل سے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ ہیریسمنٹ جو ہے وہ بھی تو آخر کی جاتی ہے نا. یونیورسٹی میں کون کرتا ہے ہیریسمنٹ؟ اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں. آخر ٹیچرز بھی تو ہیریس کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ ایک والد اپنی بیٹی کو، روحانی باپ ہے نا، کس طرح سے وہ کر سکتا ہے؟ سوچ ہی دنگ رہ جاتی ہے اس بات پر کہ جب ایک ہمارے آگے، یہ تو 1-2 کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں میڈیا پر، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے. کتنے کیسز ہیں جو صرف اور صرف لڑکیاں اپنی عزت بچانے کی خاطر اور ڈگری بچانے کی خاطر کہ یار میں اپنے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے گھر والوں، میں اپنی کلاس کو کیا منہ دکھاؤں گی، صرف اسی لیے کتنی خواتین اپنی عزتوں کا سودا کر دیتی ہیں. یار میری 4 سالہ BS کی ڈگری کہیں اس سٹیک پر نہ چلی جائے کہ وہ اینڈ میں مجھے یہ کہا جائے کہ جی آپ تو یونیورسٹی آتی جاتی تھیں، اتنی ہم فیسیں بھرتے رہ گئے ہیں، محلے میں، گلی میں، ٹاؤن میں، سوسائٹی میں یہ تھا بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، بیٹی یہ کر رہی ہے، یہ پتہ نہیں ہے بیٹی وہاں پر ہراس ہوتی رہ گئی ہے. تو اس طرح کے قانون، اس طرح کی امپلیمنٹیشن کی جائے کہ لوگوں کو ایزی زون دیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. یوں نہ ہو کہ دارالامان میں جانے والی خواتین ہی سب سے پہلے تشدد کا نشانہ بنی جائیں، یہ معاملہ نہ ہو. لیکن رائٹس کا بھی اپنی ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ اس طرح کے کرائمز ہو رہے ہوں یا ہراسمنٹ کا معاملہ ہو، میں سمجھتی ہوں جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے ہم اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. جو آپ کے اپنے رائٹس ہیں اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں وہاں پر خاموشی اختیار کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو کبھی کبھار یہ سمجھتا ہوں اگر مجھے پتا چلتا ہے نا کہ کسی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی بندہ کسی جگہ پر تنگ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میرا بھی فرض ہے کہ میرا دائرہ اختیار میں جہاں تک میرا بس چلتا ہے میں اس کی مدد کروں، اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اسے میں یہ یقین دلواؤں کہ جب تک آپ کو انصاف نہیں مل جاتا اس وقت اپنے اختیار کی حد تک ٹھیک ہے، جو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، جو ذمہ داری ہے اسے ضرور. اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو فعال کیا جائے اس حد کے لیے کہ اسٹوڈنٹس جتنے مسئلے مسائل کا شکار ہیں وہ مسائل اسٹوڈنٹس خود ہی جا کر اسٹوڈنٹ کی کور باڈیز بنا دی جائیں جو جا کر VC تک، رجسٹرار تک، ڈپٹی رجسٹرار تک ان کی اپروچ ہو. وہی چند نمائندگان جو ہیں 4-5 کور باڈیز کے جو لوگ ہیں وہ جا کر بتائیں کہ یہ مسائل ہیں اسٹوڈنٹس کے اور ان مسائل کو حل کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھوڑا سا جانتے ہیں ابھی کیا مقام ہے؟ ریسنٹلی موسیٰ گیلانی جیتے، PDM کا ایک میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا ساتھ تھا جس کی وجہ سے وہ جیتے، خود بھی وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آگے بھی PDM کے ساتھ جس طرح بھی دیکھیں PDM تو اقتدار تک ہے، آگے کا مجھے نہیں پتا فیوچر میں کیا پلان ہے ان کا، کیونکہ یہ ہیڈز ہی آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے. مگر موسیٰ گیلانی کی جیت اور چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں یہاں ہمارے پیپلز پارٹی کے عام ورکروں سے شکست کھا بیٹھے. حکیم بلوچ سے کراچی میں عمران خان کو شکست ہوئی اور یہاں پر ملتان میں موسیٰ گیلانی صاحب نے شاہمود قریشی کی بیٹی کو شکست دی. گزارش یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی سیاست اور اپر پنجاب کی سیاست اور سندھ کی سیاست میں بڑا ڈفرینس ہے. یہاں پر تو ہمیں ایک سلوگن دیا جاتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو ہم علیحدہ صوبہ بنائیں گے، سریکی صوبہ بنائیں گے، جنوبی پنجاب بنائیں گے. اور اسی کے اوپر 2018 میں عمران خان بھی ایک صوبہ محاذ کے نام پہ الیکشن لڑا، لوگ گئے جیتے. پھر کسی نے پوچھا 90 دن کے اندر صوبہ بننا تھا، 100 دن کے اندر کرپشن ختم ہونی تھی، مگر کچھ بھی نہ ہوا. بات یہ ہے کہ یہ خطہ وہ خطہ ہے جو محروم خطہ ہے. آپ ملتان سے جیسے آپ چناب کا پل کراس کریں گے وہاں پر جانور اور انسان کٹھے پانی پیتے ہیں. وہاں پر وڈیرا شاہی ہے. وڈیرا شاہی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وڈیرے نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہاں سے لوگ آسانی کے ساتھ ان کے سامنے بغاوت نہیں کر سکتے. اور ملتان میں جو الیکشن ہوا یہ گیلانی صاحب کی خدمات کے عوض لوگوں نے ووٹ دیا. دیکھیں آپ پوری 70 سال میں دیکھ لیں ملتان کی ترقی کو اور گیلانی صاحب کے آپ 4 سال کو دیکھ لیں تو 4 سال میں جو ملتان میں آپ کے
फ्लाई ओवर्स, रिंग रोड, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपका PTV का मुल्तान में दफ्तर और सैकड़ों यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और एजुकेशन के ऊपर तवज्जो। तो ये तमाम चीज़ें जो देकर गया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी थी। लोग पीपल्स पार्टी को भी वोट देना चाहते थे और गिलानी खानदान को भी वोट देना चाहते थे, मगर वही बात आ कि 2018 में जिस तरह के जादू हुआ और हकीदा कुव्वतों ने अपना जादू चलाया, तो अब जो इलेक्शन हुआ तो अब वो शाम की गिनती रिजल्ट से पहले उसका अनाउंस हो गया, गिनती से पहले रिजल्ट अनाउंस हो गया। और अभी भी मुझे लगता है कोई जादू ही होगा। नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ तो इसमें शामिल कोई खुद एडमिट कर गया था कि मैं लूज कर गया हूँ। और जो इलेक्शन जो सलमान नईम का हुआ उससे पहले जो MPs के उसमें तो खुद वो एडमिट किया खड़ा मुनसलाई कि बाजवा साहब ने दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए थे, एक लड्डू इसे खिला रहे थे, एक लड्डू उसे खिला रहे थे। तो अब जब हम अपने जर्नैल को इस अंदाज से उसका किरदार कुशी करेंगे तो फिर तो, मगर उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इन जैसे बंदों को कभी भी ऐसे दोबारा प्रमोट ना करें और इलीगल वे से उनको सपोर्ट ना करें, ताकि ये आने के बाद मुल्क की तबाही ना करें। बस हम तो ये चाहते हैं जो भी सियासी लीडर आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी आती है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो तहरीक इंसाफ है, हम ये समझते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा, मुल्क के लिए अच्छा, आवाम के लिए अच्छा हो, कहीं आवाम को भी थोड़ा रिलीफ मिल सके कि वो सुकून का सांस ले सके। आवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब आवाम अपनी मर्जी से बंदों को वोट देंगे और बंदों के वोट जो डलेंगे उसी की पॉकेट से निकलेंगे। वोट का हक जो है ना वो सही इस्तेमाल किया जाए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स? बस मैं यही मैसेज दूंगा अपनी जो हमारे पाकिस्तान के जो बड़े हैं कि पाकिस्तान को तमाम लोगों को बिठा के मिसाके मईशत होना चाहिए, ताकि इस मुल्क में जो आज दहशत गर्दी की दोबारा लहर आई है और उसको भी उसके ऊपर भी बैठकर एक एजेंडे के ऊपर 1 पेज के ऊपर बैठ के इसे फाइनल किया जाए कि इनके साथ कभी भी रियायत ना की जाए, दोबारा पाकिस्तान के मासूम कोई भी मेरी नज़र से देखे। बहुत शुक्रिया आपका हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज़, उभरता हुआ सितारा जनाब अहमद नवाज अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं, बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह जो है अपने शो में इन्वाइट किया। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ नाजरीन, गिनती की 47 स्टेयर्स हैं जो मैं चढ़ के ऊपर आया हूँ। मेरी वॉक भी हो गई है और जो है लोग कहते हैं कि ना सुबह मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, तो वो मेरी हर्डल पूरी हो गई है, तो बड़ा मजा आया। और हाँ, घंटा तो मैं पहले सोच रहा था कि सांस कहाँ लूँ तो हमने आपको मौका दिया भरपूर सांस लेने का। अच्छा जी, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको अहमद। आपसे आज बड़ी अहमद के साथ चिट चैट भी होगी, इनके प्रोजेक्ट के हवाले से भी जानेंगे क्या क्या कर रहे हैं नया, और इसके साथ साथ इनके मजेदार सॉन्ग भी सुनेंगे और एंजॉय भी करेंगे। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी हम एंजॉय करेंगे। और इसके साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी मियाँ आफाक अंसारी साहब, जो कि मरकजी अंजुमन ताजरान करियाना रिटेलर्स पंजाब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज इनसे बात होगी थोड़ा ताजरों के मसाइल के हवाले से, इस टाइम जो सियासी सूरत हाल है, मईशत का जो हाल है, थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। और क्या हाल चाल है अहमद, क्या हो रहा है आज? फाइन, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस काम ही काम चल रहा है और आपको पता है इसके बगैर गुजारा नहीं है। हम लोग जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, 11 साल से जो है अपने कैरियर का आगाज़ किया हुआ है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो वक्त अता किया है कि जिसका लोग इंतज़ार करते हैं 30-30 साल के बाद, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये मंजिल इतने देर बाद मिलेगी। तो लेकिन अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है कि अब्बा जो है वो उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और मुझे ये मौका मिला और मैंने अपना काम दिखाया लोगों को पसंद आया। मैं जाने को कॉमेडी में भी जा सकता था अब्बा के, लेकिन स्पेशली जो है मैंने इस पर वर्क किया कि यार कुछ हट के कुछ काम करूँ। सो वो मैंने किया और अल्लाह पाक ने उस पर जो है वो बड़ा ही करम किया। बड़ी बात है तो सही, जरा ऐसे जाहिर बात है माशाल्लाह इतना हमारे जनूबी पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम नवाज अंजुम साहब, मैंने खुद भी उनके साथ काम किया हुआ है, मुझे तो इस हवाले से मैं उनको जानती भी हूँ, एक अच्छा ताल्लुक भी है।
उनमें थोड़ी सी है ना कॉमेडी वाला, आपके अंदर भी अंतर तो पाया जाता है। देखिए ना, ब्लड तो है अब्बा का और कॉमेडी मुझ में है, और जाहिर बात है मैं पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहता है एज अ सिंगिंग के अंदर कि मैं ज़रा स्टैंड इसको प्रॉपर तरीके से कर लूँ, और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अब्बा की साइड पर आऊँ। और लेकिन अब्बा की साइड पे आने से पहले मैंने ये चीज़ को देखा कि इस टाइम चल क्या रहा है, तो मैंने पहले ही अपनी कॉमेडी के जो आगाज़ है वो फिल्म से की, और फिल्म आ रही है इंशाल्लाह, अपकमिंग है, और 20 जनवरी को जो है वो रिलीज आउट है वर्ल्ड वाइड माशाल्लाह शॉर्टकट के नाम से। और उसके बाद फिर फर्दर जो है वो सीरियल्स कर रहा हूँ निजी चैनल्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, काम चल रहा है, मतलब काफी सारा काम किया है, अपने आपको फुल बिजी किया हुआ है, और वेट भी आपने लॉस किया, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये बड़ा जरूरी था। अगर आपने अभी 4 किलो तो मैंने अभी कम किया है ऊपर आपको देखो हम यही चाहते हैं कि क्रेडिट गोज टू मैडम हमना के उन्होंने ये स्टेयर्स की बजाय लिफ्ट खराब कर दी के लोग कि वैसे हमने सबके लिए ये हमने सोचा कि भाई हमारी कि यहाँ पर जितने हमारे गेस्ट आए वो सेहतमंद रहें। हाँ ये बात, जैसे आप माशाल्लाह पौधों में खेल रही हैं, आप पीछे देखे ना दरख्त तो पता नहीं लगता था आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है मेरे को बाकी बिल्कुल है कि जरा ये सारे नाल रास्ते से सब ऑक्सीजन मिल रही तो मैं भी अपने आप को जरा ना फुल एनर्जी दे नाल अपने शो को कंटिन्यू करे था। अच्छा जी, इसके साथ ही आफाक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? चीजें और मसाइल तो हमारे बहुत सारे हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है, जो मईशत का हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले रूही चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने किराना के हवाले से, ताजरों के हवाले से पहले भी हमारी आवाज़ को हकाम बाला तक और आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की जी। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। किराना रिटेलर सुबह फजर की नमाज से अपने कारोबार का आगाज़ करते हैं। मईशत को रवा दवा रखने के लिए किराने के ताजिर की एक अहमियत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। वो अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, माशरे में ज़िंदा रहने के लिए जायज़ मुनाफा लेकर अपने कारोबार को रवा दवा रखे हुए है, जबकि गवर्नमेंट पॉलिसियाँ उसके अगेंस्ट। क्राइम को देखने के लिए सिर्फ 2 महकमे हैं। किराना ताजिर को चेक करने के लिए बेशुमार महकमे और उनका किरदार अदा कर रहे हैं। रोज़ नित नई मदबे पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं जिससे उसको परेशानी का सामना है। हमने इस सिलसिला में बातचीत के ज़रिए मुकामी गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट पंजाब से इस सिलसिले को ठीक करने के लिए कहा। एक्ट 1977 में वाज़ा तौर पे लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और होलसेल मार्केट रेट तय करके, लिस्ट आविज़ा करके अपना कारोबार करे। लेकिन ये प्रैक्टिस अरसा 35 साल से रिटेलर के साथ की जा रही है, जबकि जहां महंगाई को रोकना है, आम आदमी को रिलीफ मिलना है, वहां ये प्रैक्टिस नहीं की जा रही। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, जो कि किराना रिटेल ताजिर के साथ बड़ी जाती है। अभी मैंने तवील जद्दोजहद के नतीजे में 22 साल कबल मैंने मुल्तान से इस तकलीफ को महसूस करते हुए किराना रिटेलर मुल्तान के प्लेटफार्म से ख़त किताबत के ज़रिए आगाज़ किया, मसाइल की तरफ याद दहानी कराई। फिर मैंने 3 साल कबल इस सिस्टम को, इस निज़ाम को पूरे पंजाब तक मदबे लेकर गया हूँ। पूरे पंजाब के ताजरों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया। हमने अपने मुल्तान के साथियों में से मलक सफदर नवाज साहब हैं, शेख मोहम्मद यूनुस कुरैशी साहब हैं मेरे नायब सदर, सीनियर नायब सदर हाजी अजीम शाहिद साहब, शेख मोहम्मद असलम साल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद कासिम रिवाड़ी जो मेरे मीडिया सेक्रेटरी हैं, और दीगर दोस्तों के साथ हमने भरपूर तरीके से अपनी आवाज़, अपने मसाइल अकाम बाला तक पहुँचाए। फिर जब मैंने पंजाब की सतह पर अपनी टीम को ऑर्गेनाइज किया तो उसमें मैंने सरपरस्त आला सलीम परवेज़ बख्श जो पिंडी से हैं, और
راؤ हाशिम अली साहब जो फैसलाबाद से हैं, वो चेयरमैन हैं हमारे। मलक अब्दुल हमीद साहब वाइस चेयरमैन क्रियानेटर पंजाब बहावलपुर से। सही। मोहम्मद इरफान तुफैल साहब वो चिन्नौर से, और दिगर हमारे जो मतलब पूरे पाकिस्तान से जो पूरे है वो पूरे अपने मुल्तान जॉब से, किए। और अगर पाकिस्तान से भी कहें 2016 में पूरे पाकिस्तान लेवल पर 18वीं तरमीम के बाद ये प्रॉब्लम आया है, पूरे पंजाब को मतलब उन्होंने फोकस कर दिया है। लेकिन मैं अपना मौक़िफ़ 2016 में सही। वफाक से मनवा चुका हूँ। उन्होंने 11 महीने रिसर्च की है, और रिसर्च करके मुझे भी, और मैं हाई कोर्ट में उस वक्त भी गया हूँ, हाई कोर्ट में भी जवाब जमा कराया कि इदारे जो इनकी बात है क्रियानेटल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल सही हैं, इस पे इदारे अप्लीमेंट कराएं। लेकिन आज दिन तक अप्लीमेंट ना हुआ। अच्छा, इस पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सका? इस पे आप लाजमी आपसे बात करेंगे। वही गाल है ना, गाल लंबी है तो खाना मंगवा गिनो, कोई मसला कह दिया कोई शायद खांदे रहा तो बिल्कुल खाना दा को खवेसो बल्कि तुसा खवेसो इवेंट्स आजकल करने पे हो, माशाल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट करने पे हो, ढेर सारे पैसे कमाने पे, जिन्हें जो आज ये सागु नाश्ता करवाने पे। हां डन ठीक है भाई, डन ठीक है। 200 रुपए का नाश्ता थी ये सारा जे देखो कितवाली साग सु, चलो ठीक है कोई गाल नहीं, नाश्ता तो करवाने पे ना साग को, ये भी बड़ी गाल है। अहमद को नाश्ता करे नहीं कोई मसला क्या नहीं, नाश्ता डन ठीक है ना। अच्छा, क्या सुनवाने पे आज मजेदार या नया एक तो नवे साल की बड़ी बड़ी मुबारक होवे। खैर मुबारक तो आपको भी सारों को मुबारक थी मैंने। और आज जेड़ा सुबह सुबह का टाइम में ते खूबसूरत गजल जेड़ी है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करे सा नीयत शौक भर न जाए। हाँ मैडम नूरजहां, क्या बात है सर। आपको आप भी गजलें वैसे आपको भी पसंद होंगी, म्यूजिक की दिलचस्पी है? सुनने की हद तक मतलब बहुत अच्छा गाया है, मतलब जबरदस्त, मतलब सुबह का मतलब आगाज इन्होंने आपके प्रोग्राम का अच्छे आपने अच्छी ट्रीटमेंट की है, मतलब माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें इस्तेकामत दे, तरक्की दे अपने काम में। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज के मालिक। मेरी नहीं, मेरे किराने की दुकान भी है माशाल्लाह जी। तो मेरे जाना ये मेंबर हैं, मुझे तो और भी ज्यादा इनसे उनसे हो गया है। इससे आपके करियाना की आपकी दुकान है तो उसमें क्या क्या है? आप महंगाई है, वो बंद हो लोग गई थी, बंद हो गई तो उसमें चूहे आ गए थे। उसके बाद ना फिर मैंने मंडी में कारोबार शुरू कर दिया। मेरे ना वो है आलू की दुकान है, मैं मंडी में छोटे आलू और बड़े आलू अलग अलग करता हूँ। दिहाड़ी कितनी मिलती है? 100 रुपया। मेरा अपना काम है। अच्छा, अपने काम में आपको ज्यादा खुशी महसूस होती है? आपको ज्यादा अच्छा जी, मारे तो अच्छी अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं आप। चाहे आपको थोड़ा सा हमने पास किया। अच्छा, थोड़ा सा पास किया, नाश्ता रिजेक्ट। इनके वालिद साहब जी नवाज अंजुम साहब जानते ही होंगे, माशाल्लाह से बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो वो फिर थोड़ी सी अदा इनके अंदर भी आ ही चुकी है। वो कह रहे हैं कि अच्छा थोड़ा सा चलें, इनको भी हम टैलेंट दे ही दें। बेसिकली ना ये कैमरे को फोकस करना कोई आसान बात नहीं है, ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। जो आजकल की जो एप्स चल रही हैं, जैसे मुख्तलिफ एप्स में लोग आजकल काम कर रहे हैं। 1 मिनट 3 मिनट की वीडियो या आप लगाने के 6 मिनट की वीडियो भी लगा लें, फिर भी आप उसमें कुछ नहीं दिखा सकते, अपना फन नहीं दिखा सकते। आजकल लोग जो है वो रैंप वॉक करके दिखा रहे हैं और या कुछ स्टाइल कर दिया कुछ, वो सिर्फ सरसरी तौर पे होती है चीज, वो क्लिक नहीं होती। आपको प्रॉपर तरीके से, अच्छा वो लोग जो इस चीज पे काम कर रहे हैं, जब उनको कैमरे के सामने बिठा वो बिल्कुल डिफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा है। अच्छा, बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो अच्छा मैं टिकटॉकर्स को देखती हूँ कि वो कैमरा पे बहुत आपको उनकी ऐप काम कर रहे होंगे। जैसे वो आप अभी कैमरा पे टीवी पे आएंगे ना, वो बिल्कुल शाय और बिल्कुल भी बोल नहीं सकेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस ही नजर नहीं आता। नामुमकिन है। आप अगर उनको कहना कि एज अ होस्ट करना है अपने शो को, तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसे ही है। क्योंकि होस्ट जो है ना वो अमीर होता है। जैसे आप माशाल्लाह, जो एक आपके पास गाड़ी है, लैंड क्रूजर है आपके पास, आपने नाश्ता कराना है हमें, यानी कि तो ये हमारे लिए बड़े एक तो अल्लाह ताला हम सबको दे जी, अल्लाह ताला इतना दे कि आप लोगों के भी काम आ सकें और तुम्हारे भी, मैं तुम्हें भी नाश्ता करा सकूं। नतीजे चने वाला मंगा के नो वाला ही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही।
अच्छा सर, ताजरों के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो अपने रिटेलर्स की बताया कि छोटे उन पे जिस तरह अभी रिसेंटली आया कि जी 8:30 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं, या 8 बजे दुकानें, जिस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी कि जी अगर 8 बजे आप, बड़ी अजीब सी वो उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उन्होंने ये किस वजह से की कि जी 8 बजे आप दुकानें बंद करेंगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। अगर रात को आप 1 बजे 2 बजे जाके दुकानें बंद करेंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो पैदा होंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? महाराज जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो है एक मतलब बड़े लीडर हैं, सीनियर मतलब तंजीम के लीडर हैं, उनको ये बात मौका महल के हिसाब से नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। तो ये पब्लिक के अंदर बात मतलब चली गई है और मुनासिब नहीं है। सर उन्होंने बेसिकली ना बात इसलिए की है कि और लोगों के पास तफरी नहीं है। तफरी के लिए आप लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। मतलब देखें ना, अभी मुहैया करते हैं जब आपको मौका मिलता है। तो मेरा ख्याल सीनियर क़यादत को ऐसी पब्लिक की प्लेटफॉर्म पर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर कंसर्न भी नहीं है रात को 8:30 बजे अगर आप शॉप्स बंद कर रहे हैं, या रात को अपने इस बात से क्या ताल्लुक बनता है? बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर 8:30 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं तो इससे क्या फायदा मुल्क को होगा? अगर रात को 2 बजे बंद हो तो इससे क्या फायदा होगा? आप किराना रिटेलर पंजाब की एक हकीकी जमात है और इसकी हकीकत को तस्लीम करते हुए स्टेक होल्डर के नाते हमें पॉलिसी बनाते वक्त शामिल किया जाए। हमारी आरा को मद्देनजर रखकर दोस्त पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि कोई अबहम ना रहे, हम गवर्नमेंट के खिलाफ ना खड़े हों। मैं समझता हूं किराना रिटेलर पंजाब की तरफ से सुबह फजर की नमाज के बाद से और 8:30 बजे तक दुकानें बंद बजे तक कारोबार करना बहुत टाइम है। हाँ। और हमें उसकी पाबंदी करनी चाहिए। हम ऑन करते हैं, गवर्नमेंट वफाकी गवर्नमेंट के इस फैसले को ऑन करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जब 8:30 बजे आम मार्केट बंद हो जाएगी, उसने वापसी में अपने फैमिली के लिए खरीदो फरोख्त करनी है, ग्रासरी लेनी है, बेकरी आइटम लेनी है, दूध दही दीगर मदवे, तो उनको घंटा 1.5 घंटा इजाफी टाइम दे देना चाहिए। या ऐसे रेस्टोरेंट वाले हैं उनको भी आम मार्केट जब 10 बजे का कहा है तो उनको 11 बजे तक कर देना चाहिए कि कोई फैमिली हैं 8:30 बजे बंद करती हैं, 10:30 या 11 बजे 2 घंटे का मार्जिन दे दें ताकि फैमिलियां जाना बाहर अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट वगैरह यूज़ कर सकें। अब आप देखें कि इससे बड़ा बुरा इम्पैक्ट जो है वो हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा कि हमारी जो फिल्म है वो रिलीज होती थी 23 दिसंबर को। ठीक है। तो जब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अभी थोड़ा डिले है और इसमें जो है मार्केट जो है वो 6 बजे का सुना था हम लोगों ने कि अमूमन 6 बजे क्लोज हो जाएगा सब कुछ, लेकिन वो 8 बजे का टाइम था। हाँ। तो आप ये देखेंगे जो वर्कर्स हैं वो बेचारे घर जाएंगे और फ्रेश होंगे, देन वो अपनी फैमिली को लेके निकलेंगे, उनके पास फिर टाइम तो ना बचा। तो इसलिए हम लोगों ने फिल्म को डिले किया कि इतना जो पैसा लगा उसको फिल्म में वो रिकवर भी तो करना है ना, जाहिर बात है, लोगों को दिखाना भी। तो इसलिए हम लोग उसको आगे लेके गए कि ये गवर्नमेंट के जो सेशन है वो खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम अपने कंटिन्यू। ये इस हवाले से तो काफी हुकूमत की तरफ से चीजें जो है वो ताज़र तंजीमें जो गवर्नमेंट के फैसले के साथ नहीं खड़े होना चाहती, उनको अपनी आदत को तब्दील करना होगा। सही। जब वो अपनी आदत तब्दील कर लेंगे तो आम आदमी भी अपनी आदत तब्दील कर लेगा। लेकिन मकसद टाइमिंग के हवाले से। ठीक है। अगर मैं किराने का काम करता हूँ, आम मार्केट में 8:30 बजे तक का बिजनेस बहुत है। अच्छा, आप वैसे 8:30 बजे दुकानें बंद हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बल्कि हमें सेहत के इश्यूज हैं उसमें भी होगी, हमारी बचत भी होगी। लेकिन इस पे तो जो जितने भी मैंने देखती हूँ जो बड़े ताजर हैं वो तो इस पे शोर डालते हैं कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, 8:30 बजे शॉप्स बंद नहीं होना चाहिए। अपना कद बढ़ाने की बात करते हैं। आम आदमी के इशू से उनको क्या फायदा है? किराना रिटेलर के लिए इन तंजीमों ने क्या किया है? मैं भी तो एक ताजिर हूँ। मेरी एक हकीकत को तस्लीम करें। इनको तस्लीम करके फिर मतलब मामलात को देखना है। कहाँ हमारे साथ खड़े हुए? हमें रोजाना की बुनियाद पे जुर्माने किए जाते हैं। एक्ट 1977 कहता है कि प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और होलसेल को पाबंद करना है और हम उसकी आवाज बन रहे हैं।
किसी ताजिर ने नहीं हमसे पूछा भाई हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके इश्यूज पर मतलब बात करते हैं गवर्नमेंट से। अच्छा, आप समझते हैं कि जो बड़े ताजिर हैं उन्होंने आपके साथ कोई भी इस तरह की मुत्तफिक होके किसी बात पर नहीं आए और ना ही हुकूमत से बैठ कहीं अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो सामने ले आए, कोई प्रोग्राम कर ले, बिठाएं कहाँ बात की है हमारी। नहीं तो इस पर आपकी कोई पर्सनल कोई मीटिंग इस हवाले से कोई डायलॉग नहीं हो सकी, कोई टेबल टॉक नहीं हो सकी कि इस हवाले से बात की जाए कि हम लोग सारे जितने भी ताजिर हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े ताजिर हजरात हैं, सब मिलकर एक ही टेबल पर बैठें और इस मसले का हल निकाला जा सके? देखिए, हर अपनी तंजीम जो है अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, पाकिस्तान लेवल पे मतलब साबित करने के लिए इस दौड़ में लगे हुए हैं। अगर वो छोटी तंजीमें हमें तो वो तीसरे दर्जे की तंजीम समझते हैं ना, लेकिन हमारे जो हकूक हैं जो हमने अपने किराना रिटर्न के लिए हकूक की बात की है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और उनकी आवाज़ भी बनते रहेंगे। सही। हमने इस मसले में गवर्नमेंट पंजाब से और कंपटीशन कमीशन इस्लामाबाद से ये सारे इशू शेयर किए हुए हैं। हम चैम्बर के मतलब प्लेटफार्म से भी इस बात को की है। ख्वाजा मोहम्मद हुसैन ने हमें बहुत मौका दिया अपने दौरे सदारत में, हमें उन्होंने मौका दिया, वहाँ पर हमने बात की, अपने मौक़ों को मतलब किया। गवर्नर चौधरी सरवर साहब आए, उन्होंने बाकायदा तौर पे हमारी बात को ऑन करते हुए गवर्नमेंट पंजाब को लिखा है कि इनका मौक़िफ़ जो जायज़ है, इनके मामलात को हल किया जाए। लेकिन आज भी सेक्रेटरी इंडस्ट्री पंजाब लेफ्टिनेंट रिटायर सुहेल अशरफ साहब ने हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उनसे हमने मुलाकात की और मुलाकात के नतीजे में उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया। सही। और तमाम 41 डिप्टी कमिश्नर पंजाब के हैं, उनको नोटिफिकेशन के जरिए हुक्म सादिर किया कि वो इंपोर्टर, प्रोड्यूसर और होलसेल मार्केट को पाबंद करें। हिसाब किताब जो उनका मैकेनिज्म है कंट्रोल करने का, उसको वहां चेक एंड बैलेंस किया जाए। सही। अब इस पे अमल दरामद करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट पंजाब इस पर अमल कराए। अपना जो हुक्मनामा जारी हुआ है सेक्रेटरी इंडस्ट्री पंजाब ने किया है, उस पे अम्प्लीमेंट की दरखास्त करते हैं आपकी रसासत से कि इस पे फिर फौर अमल करके छोटे ताजरों को रिलीफ दिया जाए। जाहिर सी बात है, हर बंदा जो है वो रिलीफ चाह रहा होता है, हर बंदा जो है वो परेशान ही है महंगाई के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को लेकर। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीर पे। अगर हम बात करें कि इंजीर जो है वो कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है और उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके खाने से आपके जिस्म को जो है वो तक़वियत मिलती है, दिल को तक़वियत मिलती है, एनर्जी जो है वो उसका लेवल जो है वो बूस्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। स्पेशली इंजीर जो है वो आपके स्टमक इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है उनके लिए इंजीर बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सबसे मज़ेदार ये बात है कि आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, अगर वो निहार मुँह इंजीर खाएं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। और इसके साथ साथ आपके हाजमे को भी बेहतर करती है। इसके साथ साथ जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उसके लिए तो बेतहाशा मुफीद है कि अगर रात को आप इंजीर जो है वो भिगो कर रख दें और सुबह के टाइम जो है वो आप उसको भिगी हुई इंजीर को उठा के खा लें। 4 दाने आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसका जो बचा हुआ पानी है अगर उसको भी पी लिया जाए तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ लोग इस चीज़ को नहीं कहते हैं ना कि इंजीर नहीं खाने की, उसका जायका थोड़ा सा इस तरह का होता है, लेकिन अगर आप उसे खाने के जब आदी हो जाते हैं तो आपको बेतहाशा आपको फ़ायदे दी जाती है। तो इसलिए इंजीर खाया करें, क्योंकि ये तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद कुरान पाक में भी इसका इरशाद है। तो इस हवाले से आपने लाजमी जो है इस तरह की चीज़ें खाया करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हों। तो ये हो गई। और शुगर के जो स्पेशली पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इंजीर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तो आ गई इंजीर के हवाले से आपको थोड़ी सी बात बताना चाह रही थी कि किस तरह जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए मैंने ढेर सारी इंजीर आज मंगवाई है ताकि आपके जिस तरह इन्होंने वजन कम किया है, इन्होंने भी इंजीर मुझे लगता है बहुत सारी खाई होगी, तभी ये मेरे से डिमांड भी कर रहे हैं। मेरे लोगों से लेकर खाना बंद कर दिया।
अच्छा जी, ये होगी हेल्थ टिप। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपसे अहमद ये भी जानेंगे, किस टाइम आप थोड़ा से गाना सुनूंगी मैं अभी, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताएंगे, इस टाइम जो हमारी इंडस्ट्री है उसके हालात कैसे जा रहे हैं? इंडस्ट्री आप देखेंगे, जो ड्रामा अगर साइड देखी जाए तो वो बड़ी स्ट्रांग है और लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं, बेशक वो हमसाया मुल्क हो या कहीं पे भी। हमारे ड्रामेटिक जो चीज़ है वो स्टोरी बोर्ड बड़ा लोग पसंद करते हैं। जो फिल्म है ना वो अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही, लेकिन अब देखिए ना मौला जट आई फिल्म और उसने जो है वो अपना बताया कि एक फिल्म ऐसी भी हो सकती है। हाँ। और जितना बिजनेस उस फिल्म ने किया और ऑल ओवर द वर्ल्ड उस फिल्म ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब तो जो कल मैं एक न्यूज़ सुन रहा था कि हमसाया मुल्क में भी वो फिल्म लगने जा रही है, स्पेशली तौर पर लोगों ने इतना उसको पसंद किया। तो मेरा मानना है कि अगर इस टाइप की अगर हम लोग कुछ फिल्म करें, जैसे कि हमारा जो पुराना मुआद है या इतना लेजेंड्स ने काम किया हुआ है, उस काम को उठा के आप नए अंदाज में पेश करें तो अमूमन लोग उस चीज़ को बड़ा लाइक करेंगे। मेरा ये एक एम है। नहीं, अच्छी बात है, और अच्छा काम जो है वो दिखता भी है, फिर उसके बाद आप लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, बड़ा जरूरी है। हमारे जिस तरह फिल्में आना यहाँ पर हमारे बंद हो चुकी थी, काम नहीं हो रहा था, ड्रामाज की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन अभी जो है लोग इसकी तरफ दोबारा आ रहे हैं। मैं वही चाह रहा हूँ कि अब कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें आप हीरोइन हो, मैं एज अ हीरो, तो ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, कि आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। चले, इसके ऊपर सोचा जा सकता है। क्या सुना रहे हैं आप हमें? एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तेरे उत्ते मर जा। अच्छा। और एक बड़ी यूनिक शायरी है, आप उसके अंदर जो शेर है वो आप सुनेंगे तो बड़ा मजा लेंगे। बिल्कुल जी, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। सही। अच्छा, शायरी भी खुद सिंगिंग जो है? ये है ताफू ब्रदरांस जो है ना, किट्टू अली ताफू। अच्छा। उनकी कंपोजिशन है और उनका ही लिखा हुआ गाना है और बहुत ही यूनिक, जैसे कहते हैं उसको मैंने कोशिश की है कि कुछ हमारा कल्चर जो है ना उसमें दिखे और वो कोशिश की है तो लोगों को जरूर पसंद आएगी। हाँ, आज अपने परफॉर्मेंस में दी हमें थोड़ी, वो लास्ट में करेंगे ना। अच्छा, क्योंकि वो भी 47 सीढ़ियां चढ़ के ऐसा होता है आए थे हुन जेड़ा साथ चढ़ के थक गए शोदा। अच्छा जी। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम रिटेलर्स की बात कर रहे थे करियाने के हवाले से, आप क्या समझते हैं अभी अगर उनकी इम्प्लीमेंट ना हुआ तो फिर क्या हमें नुकसान जो है वो हो सकता है? देखिए जी, गवर्नमेंट पॉलिसी जो अपनाई हुई है, 100 रुपए की चीज लेकर आते हैं गला मंडी से, होलसेल मार्केट से, और उस पे 2 रुपए 3 रुपए का मार्जिन रख के रेट बनाएंगे, तो उस पे मेरा दुकानदार कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? हमने चार्ट बना के दिया है कि उस तमाम अखराजात के उसको बारबरदारी भी लगता है, उसको बारदाना भी लगता है जो कि बाद में नहीं सेल होता, उस पे खोट भी आता है जब वो पैकिंग करते हैं, उस पे शापर भी लगता है, उसके भी खर्चे हैं। दुकान के किराए बढ़ गए, जो पहले 8-10 हज़ार की दुकान थी अब 25 से 30 हज़ार पे उसका रेंट है। बिल्कुल ऐसे वो भी तो हमने उसी अशिया पे मतलब डालना है ना, उसके अखराजात। बिजली के यूनिट है उसके रेट बढ़ गए, और जो मुलाजिम है उसकी तनख्वाह बढ़ गई है। ये तमाम अखराजात जो हमने काउंट करने अपने जो आइटम लेकर आए वो कम से कम 15 रुपए किलो पड़ते हैं, और हमारे जो कि हमारे पॉलिसी लागू नहीं होती, उसको जाना उन्होंने जाना नाफिज किया हुआ है, उससे हमें नुकसान है। उस पर हम एहतजाज मतलब जाना करते हैं। हमने खतो किताबत के जरिए बात की, हम अपने हक के लिए हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद तब चीफ अपना सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने मतलब ऑर्डर दे दिया। अब हुकूमत को चाहिए उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करे, लेकिन हुकूमत अभी तक वो कहते हैं ना अपनी सूरत हाल नहीं बेहतर कर पा रही, तो वो मुझे जो मसाइल के समझ आ रहे हैं ना, मैं भी करियाना की स्टोर खोलूंगा। चलो हमारी आवाज तो बनेंगे। हाँ, ये है, सिंगर हैं, गाने गा अपील करना चाहता जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सारे चंदा दे, एहतियात दे, मैंने करियाने का स्टोर खोलना है। तंजीमें जो होती हैं वो क्या देखें ना, जो बनती हैं वजूद में आती हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए हमें जो है ना ऑन बोर्ड ले, और हमें एतमाद में लेके ताजिर दोस्त पॉलिसियां बनाएं। बिल्कुल ऐसे, इस पे लाजमी जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि आवाम के साथ साथ ताजरों को भी जो है रिलीफ मिलना चाहिए। इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिंबर बैतुलमाल पंजाब में हूँ, फरहान अहमद अंसारी मुल्तान से। जी जी। मैं अंजुमन ताजिरान के रहनुमा आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो भी पॉलिसी तवानाई बचत की बना रही है वो आम शहरी के लिए भी है। अंजुमन ताजिरान के हर शहरी इसका पाबंद है, क्योंकि रियासत का अपना मफाद नहीं है, ये शहरियों का मफाद है। अगर हम बिजली को नहीं बचाएंगे तो आम लोगों को उससे फायदा नहीं होगा। और बात यह है कि पाबंद हम आइन के पाबंद है मुल्क पाकिस्तान के, क्योंकि हुकूमत का उसमें कोई मफाद नहीं है। ये अंजुमन ताजिरान के रहनुमाओं को सोचना चाहिए। और एक आम शहरी, मैं कोई सियासत से बालातर हो गए, ये कहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर तवानाई जब भी बढ़ सकती है जब हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, क्योंकि इनका एक दिन तो कह रहा है कि हम हुकूमत के साथ है, एक दिन कह रहे नहीं, इस कश्मकश में आवाम को ना डालें, कोई अच्छा फैसला करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी बिल्कुल अंसारी साहब ने सही निशानदेही की है कि हमें हुकूमत के साथ जना अफाम तफहीम के साथ और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए आने वाले हालात जो हैं बिजली बहरान के बड़े मतलब ख़राब नज़र आ रहे हैं, जो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। मार्च के अंदर जब गर्मी का स्टार्ट होगा फिर हमारी क्या पोजीशन है। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है तो आम आदमी के लिए बना रही है, उससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और देखिए कितने बड़े बड़े माल हैं, वहाँ बिजली का कितना बेजा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसको रोक के और मुल्क की मैशत को मतलब ठीक करने के लिए, तवानाई को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाती है तो हम ताजरों को और आम मतलब आवाम के लिए जना उसकी बात को सोचते हुए उसके फ़ायदे के लिए फ़ैसले करने चाहिए और हुकूमत के लिए आसानियाँ मतलब पैदा करें, ये कि उसके साथ महाज़ाराई की सियासत करें। तो मैं इनकी बात से ऑन करता हूँ, बिल्कुल हुकूमत का साथ देना चाहिए। मैशत की बहाली में, तवानाई की मतलब बचत में ताजर को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बचत अगर होगी तो हमें सहूलतें मिलेंगी ना, मुल्क होगा तो हमारी सियासत होगी, हम लोग होंगे। अगर हालात कोई मतलब ख़राब जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब थोड़ा सा अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भी समझने की ज़रूरत है। और आप इस हक में हैं कि जी रात को अगर 8:30 बजे या 8 बजे भी दुकानें बंद हो जाती हैं तो इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा कि एनर्जी जो है, जो हमारी यहाँ की अगर हम बिजली की बात करें तो उससे इसकी बचत करने में ये मददगार साबित होगा। जी हाँ, देखिए 8:30 बजे सुबह अगर मैंने पहले कहा ना हमें आदतें तब्दील करनी होंगी। हाँ बिल्कुल। अगर हम अपनी आदतें तब्दील करेंगे तो आवाम की आदतें तब्दील हो जाएंगी। और अगर जैसे 10 बजे अगर शॉप्स ओपन हो रही हैं और फिर जाहिर सी बात है फिर आप उसी टाइम की मुनासिबत से ही कहेंगे कि रात को 10 बजे जाकर हमारी जिंदगी को मैनेज करने के लिए हमें अपने जना मिजाज को बदलना होगा। अगर हम मिजाज बदल लें तो बेजा जो खर्ची होती है रात के मतलब 3-3 बजे 2-2 बजे वो सब बचत में आ जाएंगी। बीमारियां भी कम होंगी। मेरे पास, मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि जब कोरोना में ये पाबंदियां थी उस वक्त बहुत सारे मतलब कालें आई और वो ये चाहते थे कि ये असेंबली से पास हो जाए, ये कौमी असेंबली से पास हो जाए कि टाइमिंग जो है वो रात 8 बजे 8:30 बजे तक की मतलब कर ली जाए। गवर्नमेंट का प्लान था 8 बजे का, लेकिन ताजर लीडरान उनसे मिले जाकर, हमें तो उसमें शामिल नहीं किया। लेकिन एक अच्छी बात है, अफवाम तफहीम हुई, कुछ ताजरों को बुलाया उन्होंने और वो 8 के बजाय 8:30 बजे का टाइम रख दिया। उनकी प्लानिंग थी, उनका मुतालबा था 9 बजे किया जाए। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए 8:30 का टाइम कर दिया। हम किराना रिटेलर पंजाब के प्लेटफार्म से इस बात को ऑन करते हैं और इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं। इससे आम आदमी को रिलीफ मिलने के चांस मिलेंगे, आने वाले बहरान पर काबू पाया जा सकेगा। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत सारे फिगर दिए, उसमें बचत इतनी, जब बचत होगी तो ये हम आवाम के लिए होगी ना, आवाम को फायदा होगा। अगर बिजली की रसद जो है ना ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो रसद कमजोर होगी तो फिर नुकसान तो आम आदमी को उठाना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे। टेंशन मुकाएं, क्यों टेंशन लें? सुबह 6 बजे बाजार खोले आराम से, शाम को 8 बजे घर जाएं। ठंड वैसे ही बड़ी है, बंदा रात को अब ये देखें कि अल्लाह का निजाम देखें
کہ صبح جو پرندے جو ہیں ہاں جی وہ صبح نکلتے ہیں اذانوں کے بعد، وہ مغرب کے بعد مغرب کے بعد آ جاتے ہیں. گورنمنٹ کو نہ سکھائے نا، آپ عوام کو سکھائے. اچھا نہیں، ہمیں عوام تک یہ پیغام جائے گا نا یہ کہ انہیں بدلنا چاہیے، اپنی روش کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے مزاج اور رویے تبدیل کریں. اس سے بہت سارے فائدے ہیں. اور ملک اس وقت آپ سے مطلب پہلے بھی ٹریڈر نے ملکی حالات خراب ہونے میں سیلاب زدگان ہیں، زلزلہ آ جائے تو اپنا کردار ادا کیا ہے. اب بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اس بات کو عام آدمی کی، غریب آدمی جو سرمایہ دار ہے اس کو فرق نہیں پڑتا. بالکل جی، غریب آدمی ہے اس کو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، اور اس چیز کو ہم لوگ فیس بھی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور احمد آپ کا بھی بہت شکریہ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں روحی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نا ایڈ پہ مت کہا کریں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، لوگ گھر کے سامان اٹھا کے ادھر آ جائیں گے. مہربانی آپ. چلو جتنی دیر ہم ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں تو اچھی بات ہے. یہاں پر جتنے دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہاں پر ہم ویورز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا اور ہمارا ساتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم بھی ادھورے ہیں، وہ بھی ہمارے بغیر ادھورے ہیں. اچھا جی، بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. جاتے ہوئے آپ سے ایک اچھا سا مزیدار سا سانگ سنیں گے. 3000 پہ ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ہماری طرف سے.